हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जैसे ही हम लोग चेंज कर रहे थे, जैसे ही वेरी करा रहे थे, तुरंत ही इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर, इमेज की साइज सब कुछ चेंज हो जा रहा था। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले मैं बता दूं कि फोकल लेंथ क्या होता है। हम लोगों ने कहा था कि जब भी किसी मिरर पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई हमें ऐसा प्रतीत होता है, उस पॉइंट के और पोल के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। फिगर में एक बार देख लेते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। हम लोग एक सिंपल सा कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये हम लोगों ने एक कॉनकेव मिरर लिया, इस पर ये हम लोगों ने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। पैरेलल लाइट जब इंसिडेंट कराते हैं हम इस पर, पैरेलल लाइट हम लोगों ने इंसिडेंट करा दिया। जैसे ही पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो ये क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा। ये इसका पोल होता है, रिफ्लेक्ट होकर के ये क्या करता है, इन दोनों लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस पर एक जगह ला करके फोकस कर देता है। तो इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और फोकस और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। और जनरली इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बात करते हैं तो ये जिस हॉलो स्फीयर से कट करके बना होगा, उस हॉलो स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर भी रहा होगा। तो सेंटर होगा तो सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच ही रिलेशन फाइंड आउट करना है। आखिर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है? हो सकता है कि वो 2 टाइम्स हो, हाफ हो, या फिर स्क्वायर टाइम्स में हो सकता है। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी सीखेंगे। साथ ही साथ वो फार्मूला आया कहां से, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे वो फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोकल लेंथ हमने बता दिया पहले ही, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने बता दिया। तो अगर बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो अगर जनरली बात किया जाए तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग रिलेशन के नाम से जानते हैं, और जिसको जनरली हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू R/2। फॉर्मूला क्या आता है? F इक्वल टू R/2। मतलब ये होगा कि जो फोकल लेंथ किसी मिरर का होता है, जो फोकल लेंथ किसी मिरर का होता है, वो उस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होता है। यानी कि सिंपली कह दिया जाए, द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। दैट मीन्स किसी दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर ऐसा कहा जाए कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज जस्ट डबल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यानी कि हमने कहा कि किसी दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है उसकी फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है, 2 टाइम्स के इक्वल होता है। क्लियर है? अभी हम बात करते हैं कि ये फार्मूला आया कहां से, कैसे डिराइव करके इसको निकाला गया। तो हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए अलग इसका डेरिवेशन करेंगे और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग डेरिवेशन करेंगे। लेकिन अगर बात किया जाए कि जब कॉनकेव मिरर के लिए हम अलग डेरिवेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अलग डेरिवेशन कर रहे हैं, तो क्या दोनों के फार्मूले अलग अलग आएंगे? तो ऐसा नहीं है। दोनों मिरर के लिए जो फार्मूला हमारा मिलता है वो यही सेम फार्मूला मिलता है, जिसमें हम F को फोकल लेंथ कहते हैं और R को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और हम लोगों ने फार्मूला लिखा कि F इक्वल टू R/2। यानी कि यही हमको प्रूफ करना होगा कि फोकल लेंथ किसी मिरर का जो होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के जस्ट हाफ के इक्वल होता है।
बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव मिरर। उसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि दो मेथड होगा सॉल्व करने का, दोनों ही बड़े सिंपल और बड़े मजेदार मेथड है। दोनों ही मेथड से हम इनको सॉल्व करके आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस पे थोड़ा सा फोकस कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो जिंदगी भर के लिए हमें लर्न हो सकता है, कभी जीवन में भूलने वाला नहीं है, एकदम आसान है। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी जिसमें यूज की जाएंगी। साथ ही साथ हम लोगों को वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इन सब का यूज करके, साथ ही साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज करके हम इनको आराम से डिराइव कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन शुरू करते हैं हम लोग करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन फॉर कॉनकेव मिरर। किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। इसके लिए हम लोगों ने जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था कॉनकेव मिरर के थ्रू, उसमें हम लोगों ने एक हेडिंग लिखा था व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि हम लोगों का सेकंड केस था। लिखा था हम लोगों ने कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी हो, वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर रखा हो, उस कंडीशन में जो इमेज बना था वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बना था। साथ ही साथ इन्वर्टेड यानी उल्टा बना था, छोटा बना था। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की है, उसी का हम लोग यूज करेंगे, उसी फिगर का यूज करेंगे और उस फार्मूले को आराम से, या फिर उससे भी बात किया जाए सिंपली एक हम लोग लेंगे, किसको लेंगे? ये हम लोगों ने एक कॉनकेव मिरर ले लिया। ये तो कॉनकेव मिरर सबको पता है कि जिसके आउटर सरफेस पे पॉलिश होगा और इनर सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टर होगा। तो इस तरह के मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये हम लोगों ने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये इसका पोल हो जाएगा। एक लाइट इसके पैरेलल, हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा देते हैं। तो हमें पता है कि पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जाती, बल्कि फोकस से जाती है। तो क्या करते हैं? इसका हम लोग, ये लाइट चली गई प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर है? इसके बीच में एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल एकदम सिंपल सा नॉर्मल डॉटेड लाइन से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल हम लोगों ने ये ड्रॉ किया, ये रहा नॉर्मल, और नॉर्मल को कह देते हैं ये कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। क्लियर है? तो नॉर्मल से जो ये लाइट इंसिडेंट हुई है, इसका एंगल आई होता है, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। और ये एंगल जो होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, और इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इस रे का नाम हम लोग लिख देते हैं एल एम। ये फोकस से गई है, साथ ही साथ क्या देख रहे हैं? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ है। यहां पर क्या बात कर रहे हैं? यहां पर जो एंगल है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया एन। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात किया जाए कि ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई होगा। क्लियर है? तो क्या देख रहे हैं? इन ट्राइंगल, सॉरी, लिखेंगे एल एम पैरेलल टू, किसके है? एल एम पैरेलल टू सीपी। सो एंगल एल एम सी इक्वल टू एंगल एम सी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। ये तो बात क्लियर ही है। साथ ही साथ क्या देख रहे हैं? तो ये क्या देख रहे हैं? अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल से हम लोगों ने कह दिया कि ये आई है, तो ये भी आई होगा। ये बात सबको समझ में आती है। दूसरी बात कर रहे हैं हम कि ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोगों को पता है कि एंगल एल एम सी इक्वल टू एंगल कौन सा? सी एम एफ। एंगल सी एम एफ, दैट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये तो हम लोगों को पता है, एंगल आई इक्वल टू आर क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो क्लियर ही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। वहां से हम लोगों ने लिखा कि एंगल
तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, r इक्वल टू आई, तो यहां पर हम लिख सकते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि ये लाइन LM जो है और LM को ये कट, LM और CP पैरेलल है और ये लाइन इनको कट कर रही है ट्रांसवर्स में। तो ये क्या देख रहा है कि ऐसे ऐसे और ये जेड शेप बन रहा है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, I प्लस आई, यानी कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि एंगल LMF इक्वल टू एंगल कौन सा होगा, MFN, MFN इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का बच्चा, कितना, 2I हो जाएगा, क्योंकि ये I है ये R है, तो I प्लस R, और R की वैल्यू हम लोगों ने यहां लिखा है कि I के इक्वल होता है, तो ये I और I मिलकर के 2I हो गया, तो यहां पर क्या मिला हम लोगों को, 2I मिल गया। क्लियर है। दूसरी चीज देखते हैं, दो ट्राइंगल बने हुए हैं यहां, इन ट्राइंगल देख रहे हैं, एक ट्राइंगल बना हुआ है कौन सा, MNC बना हुआ है, इन ट्राइंगल MNC क्या देख रहे हैं कि यहां एंगल I बना है और ये डिस्टेंस हम लोगों को पता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोगों को पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और सॉरी देखते हैं ये यहां से पोल तक का होगा। तो क्या देख रहे हैं, इन ट्राइंगल MNC क्या मिलेगा, tan I इक्वल टू I इक्वल टू कितना मिल जाएगा, MN अपान CN, MN अपान CN। सिमिलरली क्या देखा जाए, इन ट्राइंगल एक और छोटा सा बना हुआ है MNF, MNF क्या मिलेगा, tan 2I। अब बात करते हैं, ये छोटा सा यहां ट्राइंगल बना हुआ है, ये MN और F, तो ये छोटा सा बना है, तो इसमें tan 2I की वैल्यू क्या होगा, अभी बात करेंगे कि tan I इक्वल टू I आखिर क्यों लिख रहे हैं, और tan 2I को 2I के इक्वल लिख रहे हैं। तो tan 2I की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, MN अपान कितना, FN। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने I को, tan I को I के इक्वल और tan 2I को 2I के इक्वल इसलिए लिखा है कि अगर कह दिया जाए कि इस मिरर का अपार्चर छोटा हो, इस मिरर का अपार्चर छोटा हो, इसकी साइज छोटी हो, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ये जो लाइट होगी इसके क्लोजर होगी और पास में आ जाएगी। इतना छोटा सा बना देंगे तो क्या होगा, ये लाइट एकदम इसके पास आएगी, तो इंसिडेंट ये जो एंगल्स बनेंगे, ये जो एंगल दो ठो बन रहे हैं इसमें वो क्या बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे। उस कंडीशन में tan I को केवल I मान लिया गया है। उस कंडीशन में क्या होगा कि पॉइंट N जो दिख रहा है वो P पर ओवरलैप करेगा या P के वेरी क्लोजर होगा। उसी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। तो अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्या देख रहे हैं, I इक्वल टू कितना मिला है हम लोगों को, MN अपान CN, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। और दूसरा क्या मिला है, 2I इक्वल टू मिला है MN अपान कितना, देख रहे हैं इधर FN, कोई दिक्कत नहीं यहां भी। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये MN से MN कट जाएगा और I से I कट जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोगों का ओवरऑल 1/2 इक्वल टू FN अपान CN मिलेगा बेटा। क्या मिल जाएगा, ये FN चला जाएगा ऊपर और CN चला जाएगा नीचे। अब क्या कहा गया है कि सिंस द मिरर इज वेरी स्मॉल, सो क्या मिलेगा, FN इक्वल टू FP नियरली इक्वल टू FP एंड CN नियरली इक्वल टू CP। क्लियर है। तो क्या मिल जाएगा, देन इक्वेशन क्या मिलेगा, 1/2 इक्वल टू FN की वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, FN की वैल्यू FP हो जाएगा और CN की वैल्यू CP हो जाएगा। अब सिंस जानते हैं कि F से P तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं और C से P तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हम लोग हो गया, फोकल लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों का 1/2 इक्वल टू F अपान R, यानी कि यहां से देखा जाए तो F इक्वल टू कितना, R अपान 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। फिर ये जो हम
हमारा था ये सिंपल मेथड था, ये हमारा जो था ये मेथड फर्स्ट था। क्या था? मेथड नंबर 1। ये फर्स्ट मेथड हम लोगों का था जिससे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। क्लियर है? सेकेंड मेथड अगर इसी की बात करें तो सेकेंड मेथड भी एकदम सिंपल सा होता है, उसमें भी अल्टरनेट एंगल का ही यूज किया जाता है, जिसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, इरेज करके फिर से दूसरी बार हम दूसरा मेथड करते हैं। चलिए तो इरेज करते हैं, दूसरा मेथड देखा जाए। फिगर हमारा सेम होगा, सेम फिगर से हम लोग इसको भी ड्राइव कर सकते हैं, आराम से ड्राइव कर सकते हैं। अब कैसे ड्राइव करेंगे देखेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। क्या देख रहे हैं सेकेंड मेथड में? सेकेंड मेथड की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल, फिगर के अनुसार लिख रहे हैं, LMC जो होगा, एंगल LMC जो होगा वो किसके एंगल होगा? एंगल CMF के इक्वल होगा, CMF के इक्वल होगा। क्लियर है? यानी कि I इक्वल टू क्या होगा? R होगा। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या देख रहे हैं कि सिंस LM जो है वो पैरेलल टू किसके हैं? CP के हैं। ये तो क्लियर ही है। LM हम लोगों ने पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराया गया था प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो रेज इंसिडेंट हुई है वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। दोनों पैरेलल रेज को हम देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं कि एक ट्रांसवर्स लाइन, ये जो MC है एंड MC एंड लाइन CM कट ट्रांसवर्सली, क्या कर रही है? इनको कट कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एंगल LMC जो होगा वो एंगल MCF के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने इसको क्या कह दिया है ये फर्स्ट स्टेप में कि I इक्वल टू R होगा, तो R की वैल्यू I के इक्वल हो गया और ये भी हो गया हमारा I। तो क्या मिल गया? सो इक्वल टू एंगल I लिख देते हैं। सो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बेटा? बन रहा है CMF। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ट्राइंगल CMF इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे पता आइसोसेलेस? क्या देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया है और इसके दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल। तो इस एंगल के जो एंगल इक्वल्स हैं उनके ठीक अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड भी साइड में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की हमारी प्रॉपर्टी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो साइड आपस में इक्वल होना चाहिए और जो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम लोगों ने प्रूफ किया है कि ये ट्राइंगल जो बना है, ये एंगल आई और ये एंगल आई दोनों तो इक्वल ही है। तो इसके अपोजिट में मिल रहा है हम लोगों का MF और इसके अपोजिट में मिल रहा है CF। तो क्या लिखेंगे? सो MF इक्वल टू CF। कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दिया हम लोगों ने? ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी? इक्वल लेंथ की होंगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। फिर आगे देखते हैं। MF को हम लोगों ने CF के इक्वल कह दिया। अब लिखते हैं इफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। क्या कर दिया जाए? अगर अपर्चर इसका छोटा हो, उस कंडीशन में होगा क्या बेटा कि ये जो M होगा वो P के क्लोजर होगा, यानी कि इधर कहीं इंसिडेंट हुआ रहा होगा। साथ ही साथ ये जो N वाली लाइट जा रही है, N वाला जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया हो है, वो क्या करेगा? P के क्लोजर होगा। क्या लिखेंगे? N इज वेरी क्लोजर, N इज वेरी क्लोजर टू P एंड हेंस क्या लिख देंगे? MF जो होगा वो FP के नियरली इक्वल हो जाएगा, है ना। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
क्या मिल गया, एमएफ एमएफ इक्वल है तो एफपी और सीएफपी क्या हो जाएगा, एफपी इक्वल टू सीएफ। कोई दिक्कत नहीं है, एफपी जो हो गया सीएफ हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पीएफ को, इसको देख क्या देख रहे हैं कि ये जो हो गया एफपी, एफपी कौन सा है ध्यान देते हैं, एफपी ये है और सीएफ ये है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये आपस में इक्वल तभी होंगे जब ये एफ पॉइंट कहां पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा। एफ पॉइंट उनको कहां पर कट कर रहा होगा, हाफ पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सीपी अपान 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो क्या देखते हैं, सिंस एफपी को हम लोग कहते हैं या पीएफ को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, पीएफ को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, क्लियर है। और इसी तरह से सीएफ को कहते हैं हम लोग, यहां लिखते हैं, सीपी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो क्या मिल गया हम लोगों को, इसको एफ लिखेंगे और इसको आर लिख देंगे। दिस इज द रिलेशन फॉर, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, देख लिए। तो ये हमारा क्या था, सेकंड मेथड था, दोनों ही सिंपल मेथड था। अब जो आपको आसान लगे उसको आप प्रिपेयर करिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत हम सॉल्व करेंगे उसको, क्लियर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इसको देख ही लिया जाए। चलिए देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की भी बात कर ही लेते हैं आज हम लोग। अरेंज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो ये हम लोगों ने एक बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में सबको। हम लोगों को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, कोई दिक्कत है। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर हम जानते हैं कि जिसके इनर सरफेस पे पॉलिश होती है और जिसके आउटर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टर होता है। हम क्या करेंगे, इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस एक ड्रॉ करेंगे। ये हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये हो गया इसका पोल। एक लाइट हम लोग इंसिडेंट कराएंगे इसके फोकस से। क्या किया हम लोगों ने, एक लाइट इंसिडेंट करा दिया इसके फोकस पर। तो हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये तो बात क्लियर ही है, हम लोगों ने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में इसको पढ़ा है। क्या करेंगे, इसका एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे। नॉर्मल हम लोगों ने ड्रा किया जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर के कट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी हम इसका नाम ए लिख लेते हैं, इसका बी और इसका नाम लिख देते हैं डी। अब यहां बात करते हैं कि ये एंगल जो होगा वो आई होगा और ये एंगल जो होगा वो आर होगा। तो क्या देख रहे हैं, एंगल, इसका नाम भी कुछ लिख लेते हैं, एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन जो होगा वो आई होगा और एंगल एन बी डी जो होगा, एन बी डी जो होगा वो क्या होगा, आर होगा। और अगर बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर देखा जाए तो क्या होगा, एंगल ए बी एन जो होगा वो एंगल एन बी एन, सॉरी देखिए एन बी डी के इक्वल होगा। दैट मीन्स आई इक्वल टू आर। ये तो बात क्लियर ही है। दूसरी चीज क्या देखते हैं कि ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों, इसी को थोड़ा सा अब हम इसमें करेक्शन करते हैं। क्या देख रहे हैं कि ये लाइन इसको ऐसे जाके कट कर रही है और ये लाइन इसको ऐसे, यानी कि ये एंगल जो होगा एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। दो ट्रांसवर्स लाइन, ये डॉटेड लाइन जा रही है, ये एनसी हो गई, और ये लाइन ऊपर से आ रही है और नीचे जा रही है ऐसे डॉटेड, ये हो गई एफ। तो यहां एंगल आई बना है तो ये भी एंगल क्या होगा, आई ही होगा।
ये तो बात क्लियर ही। एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम लोग लिख रहे हैं, लिखेंगे एंगल ABN इक्वल टू एंगल कौन सा बेटा, कौन सा एंगल ABN जो होगा CBF के इक्वल हो जाएगा, CBF के इक्वल हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये आगे होता बेटा, ये अगर आगे होता तो यहां पर क्या बात करेंगे, ये अगर आगे होता है ना, क्या होता, अगर ये लाइन आगे होती तो क्या देख रहे हैं कि ये D वाली लाइन जा रही है, DB ये हो गया, और ऊपर से ये लाइन आ रहा है, इसको कट कर रहा है, ये नीचे वाला एंगल R है नॉर्मल वाला। तो क्या देख रहे हैं कि ये जा रहा है ऐसे सीधा, और ये आके कट कर रहा है इसको ऐसे, इसको कट कर रहा है ऐसे, सॉरी ये लाइन कट कर रहा है इसको ऐसे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे, एंड एंगल, तो इसका नाम भी लिख लेते हैं D डैश, एंगल कौन सा, NBD इक्वल टू एंगल D डैश B और C, यानी कि R हो गया। क्लियर। एंड एंगल क्या देख रहे हैं, अब देखो बेटा एकदम सिंपल सी बात, ये ऐसे 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 जेड बना रहा है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, और ये ऐसे गया है, तो जेड बन रहा है, पैरेलल लाइन से जेड बन रहा है, तो ये एंगल R है, तो ये भी कितना हो जाएगा, R ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल क्या लिखेंगे, D डैश BC इक्वल टू एंगल कितना, FCB, FCB इक्वल टू R हो गया ना। सिंस जानते हैं R इक्वल टू I है, यानी क्या मिल गया हम लोगों को, ये दोनों इक्वल, ये I मिल गया और ये I मिल गया। सो ट्रायंगल कौन सा बेटा बना है, FBC जो है आइसोसेलस हो गया। कैसा हो गया, आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। और जैसे ही आइसोसेलस ट्रायंगल ये हुआ तो क्या लिख सकते हैं अब हम लोग, FB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, FC के इक्वेशन नंबर 1। ये क्या देख रहे हैं कि ये एंगल के सामने ये साइड है और इस एंगल के सामने ये साइड है, तो इन दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। कहा जाए इफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, कैसा हो, स्मॉल हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा कि FB जो है वो क्या हो जाएगा, PF के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं एकदम सिंपली। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का कितना, FP जो होगा, PF जो होगा FC के इक्वल, मतलब जो F पॉइंट मिलेगा ना, ये जो है इसके इक्वल हो गया। तो F पॉइंट कहां पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, PF इक्वल टू CP बाई 2। और PF को तो हमें पता है कि सिंस P से F के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं और C से P तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो F इक्वल टू कितना मिल जाएगा, R बाई 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझते हैं इस फार्मूले को, अगर देखा जाए क्या हम मिरर में यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले को क्या हम मिरर में यूज कर सकते हैं। तो सिंपली अगर बात कर, लेंस में यूज कर सकते हैं। तो अगर सिंपली बात किया जाए तो हर एक प्रकार के लेंस के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, वैलिड नहीं होता। थीन लेंसेज के लिए तो ये एप्लीकेबल हो जाता है, वैलिड हो जाता है, बट थिक लेंसेज के लिए ये वैलिड नहीं हो पाता। इसलिए हम जनरली इस फार्मूले का यूज करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, उसकी बात हम लोग लेंस में क्लियर करेंगे। ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है ये भी हम लोगों ने ड्राइव किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, एक्सप्लेन अगेन करेंगे, अगेन बताएंगे। जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार बताएंगे। तो आज का हमारा जो क्लास था वो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन फाइंड आउट करने का था। अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे आता है, कह देगा कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, कह सकता है क्वेश्चन में कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। क्या कह दिया क्वेश्चन, अभी हम लिखेंगे। कह दिया क्वेश्चन में कि if the radius of curvature of a convex mirror is 30 centimeter, then find the focal length ऑफ द मिरर। क्लियर है? तो क्या दिया हुआ हम लोगों को, सीधी बात आर की वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हमारे पास है फार्मूला, वी नो दैट एफ इक्वल टू आर बाई 2। ये फार्मूला हमारा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन का। तो क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू, आर की वैल्यू हमारा है 30 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यानी कि जो मिरर होगा उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो लेक्चर चैनल पे आज नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए हमेशा, जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके, नॉलेज हो सके, आप एग्जाम में, कंपटीशन में अच्छे नंबर ला सकें, क्रैक कर सकें। इसलिए मेरे वीडियो चैनल पर आराम से बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो मिरर फार्मूला होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला के बारे में। तो चलिए चलते हैं आज के बाद। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।